गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर पढ़ा था मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसका अर्थ पढ़ा था। आज हम मैनेजमेंट के चैप्टर में मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी प्रबंध की किस किस व्यक्तियों के द्वारा, किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, उस परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा जो हमारे सामने है मैरी पार्कर फॉलेट की है। मैरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध के बारे में क्या कहा था कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। कि दूसरे, वही पॉइंट था मैंने प्रबंध में मैनेजमेंट में समझाया था, व्यवसायिक दृष्टि से क्या माना जाता है, अन्य व्यक्ति से कार्य कराना ही प्रबंध माना जाता है। इसी प्रकार से मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहते हैं कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, कि दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार कार्य करवाया जाए। दूसरी देखेंगे लॉरेंस एप्ले के अनुसार, लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से, मैनेजमेंट में मैनेजर किससे काम करवा रहा है, दूसरे व्यक्तियों से, यानी अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है, अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहा है। जैसे मैंने क्या कहा था, एक सीए है और एक बीटेक है। सीए वाले को सीए का काम दिया जाएगा और बीटेक स्टूडेंट्स है जो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है या कंप्यूटर साइंस से है, उसको उसका काम दिया जाएगा। तो दोनों के काम को यदि एक्सचेंज कर दिया जाएगा तो क्या वो अपना काम परफेक्टली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिन व्यक्तियों को जैसा काम दिया गया है, अन्य व्यक्तियों के परिणामों से, जो प्रयासों से परिणाम प्राप्त होता है, वही हमारा प्रबंध कहलाता है। ये किसने कहा था, लॉरेंस एप्ले ने। मेरे साथ बोलो आप, मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या कहा था, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, जबकि लॉरेंस एप्ले क्या कहते हैं, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। अब हमारी जो तीसरी परिभाषा दी गई है वो कौन सी है, हेराल्ड कुंडज क्या कहते हैं तीसरी परिभाषा। पहली तो हमने परिभाषा पढ़ी मैकफॉर्लैंड के अनुसार और दूसरी पढ़ी हेराल्ड कुंटल्स के अनुसार। तीसरी परिभाषा जो हम पढ़ेंगे पहली परिभाषा थी जो हमारी थी मैरी पार्कर के अनुसार थी और दूसरी लॉरेंस एप्ले के अनुसार थी। तीसरी परिभाषा जो हम पढ़ेंगे वो हेराल्ड कुंटल्स के अनुसार है। हेराल्ड कुंटल्स क्या कहते हैं प्रबंध के बारे में, कि प्रबंध औपचारिक, देखो वर्ड आया यहाँ पर औपचारिक, औपचारिक मतलब कि सही तरीके से। दो चीज आपने 11th में पढ़ी होगी, अनौपचारिक और औपचारिक। औपचारिक तरीका क्या होता है, जो सही तरीके से किया गया हो, जो संस्था के नियम व कानून के अनुसार किया गया हो, वो औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है, जिसमें कोई नियम नहीं होता, उस नियम को यूज नहीं लेते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, तो वो अनौपचारिक कहलाता है। तो प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में कार्य करवाने की कला है, यानी संगठित समूह यानी संस्थान जो इकट्ठा हुए हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उन संगठित समूह में कार्य करवाने की कला ही प्रबंध कहलाती है। प्रोफेसर क्लर्क क्या कहते हैं, प्रबंध निर्णय करने में तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला है, कि किस प्रकार से निर्णय किया जाएगा और लोगों को कैसे नेतृत्व क्या होता है, कि दूसरे लोगों से इस प्रकार काम करवाना कि आप उनका नेता बनकर काम करो। नेतृत्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपका एक पूरा चैप्टर है नेतृत्व। तो नेतृत्व प्रदान कर यानी उनको दिशा निर्देश देकर कार्य करवाने की कला बताई गई है प्रबंध। जबकि मैकफॉर्लैंड क्या कहते हैं, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित व सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से, समन्वित इकट्ठा होकर, सहकारी जो कि कार्य निश्चित हो, उनकी सहायता से, मानवीय प्रयासों की सहायता से। मानवीय प्रयास क्यों, देखो ऑप्शन यूज लिया है हमने, पॉइंट लिया है यहाँ पर मानवीय, मनुष्य का होना जरूरी है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों से काम, मशीनों से काम नहीं करवाया जा सकता, मनुष्य काम करेगा। तो मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों के सृजन करना यानी उनका निर्माण करना, निर्देशन यानी दिशा निर्देश देना,
संरक्षण करना मतलब कि उसकी देखभाल करना तथा उस संस्था को संचालन करना यानी उसको संस्था को चलाते रहना ही हमारा प्रबंध कहलाता है। हमने प्रबंध की 5 परिभाषा पढ़ी, मैरी पार्कर के अनुसार पढ़ी हमने, लॉरेंस एप्ले के अनुसार पढ़ी, हेरास कुंडल्स के अनुसार पढ़ी, प्रोफेसर क्लर्क के अनुसार पढ़ी और मैकफॉर्लैंड के अनुसार पढ़ी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है या सबसे इजी जो परिभाषा कहेंगे मैरी पार्कर के अनुसार है। मैरी पार्कर ने क्या कहा था कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है। और दूसरे नंबर पर हमें हेरास कुंटल्स की जरूर याद करनी है। एग्जाम में जब भी प्रबंध का अर्थ पूछा जाएगा तो आपको एक परिभाषा जरूर देनी पड़ेगी या पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है परिभाषा से रिलेटेड। तो आप कोई भी इनमें से एक परिभाषा अच्छे से याद करें, जिसमें मैं कहूंगी मैरी पार्कर के अनुसार बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि वो बहुत इजी परिभाषा है, आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रबंध की विशेषताएं क्या है या प्रबंध के लक्षण क्या है। यानी प्रबंध करने के लिए हमें उसमें प्रबंध में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, प्रबंध कैसे काम करता है। तो प्रबंध की विशेषताओं के बारे में देखते हैं हम। देखिए, प्रबंध की विशेषताएं व लक्षण। सबसे पहले जो विशेषता है प्रबंध की वो क्या है, प्रबंध गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। और सेकंड नंबर पे लिखा है प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब बताइए गतिशील और निरंतर चलने वाली में क्या अंतर है। तो देखो, गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में सिर्फ एक सिंपल सा अर्थ है। गतिशील का मतलब ये नहीं वो कंटिन्यू रन करती रहती है, वो तो हमें सेकंड पॉइंट में समझाना है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब क्या है कि जैसे जैसे परिवेश में परिवर्तन होता है, हमारे समाज में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पीन में, सभी चीजों में, यानी जो भी परिवेश है हमारे समाज का, हमारे रहन सहन का, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रबंध में भी परिवर्तन किया जाता है, तो वहां गतिशील प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूं आपको। प्रबंध को गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये, क्योंकि प्रबंध को यानी प्रबंधक जो कार्य करते हैं, प्रबंधकीय जो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि प्रबंधकीय क्रियाएं बदलते हुए परिवेश के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे जैसे परिवेश चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता रहता है, प्रबंधकीय क्रियाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। इन क्रियाओं को संस्था के अंदर व बाहर का वातावरण प्रभावित करता है। देखो कैसे, हम बात करें 1950 की या 1960 की, तो उस समय जो प्रबंध किया जाता था वो प्रबंध करने का तरीका अलग था। लेकिन जैसे जैसे परिवेश परिवर्तित हुआ, स्कूल की बात कर लेते हैं। पहले जब स्कूल जाते थे तो एक गवर्नमेंट स्कूल होता था, बैठने के लिए बेंच चेयर का नहीं होती थी, जमीन पर दरी पट्टी बिछाकर बैठाकर पढ़ाया जाता था। लेकिन परिवेश चेंज हुआ, काम में परिवर्तन हुआ, वहां उस समय जो नियंत्रण किया जाता था या प्रबंधकीय कार्य किया जाता उसमें परिवर्तन हुआ और अब उसमें चेंज होकर जो आज के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रबंध क्रियाएं लागू की गई। तो संस्था के अंदर व बाहर, संस्था के अंदर जो कार्य किया जा रहा है, प्रबंध का निर्माण किया जा रहा है, उसमें भी परिवर्तन होगा। और संस्था के बाहर यानी समाज को देखकर जो कार्य किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, देखो संस्था में ही प्रबंध किया जा रहा है। हम व्यवसायिक की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रबंध का टॉपिक जो जोड़ रहे हैं वो व्यवसायिक क्रियाओं से जोड़ रहे हैं। तो व्यवसायिक क्रियाओं के माध्यम से हम समझेंगे तो व्यवसाय के अंदर जो करने वाली क्रियाएं, जिसमें हमारे कर्मचारी आ गए, हमारे वर्कर्स आ गए, हमारी लेबर्स आ गई, इनके द्वारा हमारे मैनेजर, डायरेक्टर्स, ये सारे आ गए, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आंतरिक क्रिया हो गई। और व्यवसाय के बाहर समाज को देखकर कार्य किया जा रहा है तो वो हमारी बाहर की प्रक्रिया हो गई, उनमें परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हमें इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए, आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकीय क्रियाओं को क्रियान्वित करना पड़ता है। आंतरिक क्रियाओं में मैंने बता ही दिया, नियुक्त कर्मचारी आते हैं, और जब बाह्य वाली होती है उसमें हमारा समाज, हमारी राजनीतिक, हमारी तकनीकी, हमारी आर्थिक सभी दृष्टियों को प्रभावित किया जाता है। दूसरा पॉइंट,
प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे है? प्रबंध कभी रुकता है कि आज रुक गया, प्रबंध ने रेस्ट लिया हुआ है, आज छुट्टी पे गया हुआ है प्रबंध, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्रबंध कंटिन्यू होता रहता है। कल अगर संस्था बंद भी है तो उसका भी प्रबंध पहले से ही किया जाएगा, यानी प्रबंधकीय क्रियाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। एक कार्य पूर्ण होने पर दूसरे कार्य के लिए, एक लक्ष्य प्राप्त हो गया हमें तो दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। समझ में आया? आज मेरा लक्ष्य है कि मेरी स्कूल में कम से कम 1000 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, मेरा पहला लक्ष्य पूरा हो गया, पहला कार्य पूरा हो गया, मैंने उसके लिए प्रबंध किया, मेरा लक्ष्य भी पूरा हो गया। क्या मैं वो 1000 स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड रहूंगी? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन में मैं क्या प्रबंध करूंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स का रेशो है वो बढ़ना चाहिए। तो अब मेरे पास दूसरा काम आया, दूसरा लक्ष्य आया, अब मैं उसी के लिए प्रबंध करूंगी, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने 11th पास की, पढ़ाई की, स्टडी की, काम हो गया, खत्म हो गया, क्या रिजल्ट आ गया, चलो अब तो आपकी एग्जाम्स नहीं हुए, एग्जाम देते रिजल्ट आता, आप पास हो जाते, क्या आपका काम वहीं रुक जाता? नहीं। 12th के लिए आप फिर दोबारा से मैनेजमेंट करते, क्या मैनेजमेंट करते? अपनी टाइम डिसाइड करते कि 12th हमारा बोर्ड है, इस बार 12th बोर्ड है, कोविड-19 की वजह से हमारी स्टडी नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसी के माध्यम से अब मुझे पढ़ना है और 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना है। 11th में हमने जो मैनेजमेंट किया था, प्रबंध किया था, उसको हमने लक्ष्य प्राप्त किया, 12th में हम वापस से करेंगे, यानी कंटिन्यू चल रही है ये प्रक्रिया, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये। अतः प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहना पूर्णतः सत्य माना जाता है। 2 पॉइंट हमने समझे। प्रबंध गतिशील प्रक्रिया, गतिशीलता का मतलब परिवेश के अकॉर्डिंग परिवर्तन किया जा सकता है, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब कंटिन्यू चलती रहती है, एक लक्ष्य पूरा हुआ, एक कार्य पूरा हुआ, दूसरा कार्य दूसरे लक्ष्य के लिए वापस से स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। जब भी आप किसी चीज का प्रबंध करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो पहले आपका उद्देश्य निश्चित हो जाएगा कि हम जो प्रबंध कर रहे हैं, जो हम जिस तरीके से नियम से काम कर रहे हैं, उसका हमारा एक उद्देश्य है। 11th में हमने स्टडी करी, उसी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड किया, हमारा उद्देश्य था कि हमें 11th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। 12th में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके लिए टाइमिंग डिसाइड करेंगे, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि हमें 12th पास करना है। ऐसा तो नहीं है ना किसी का कि सिर्फ हम नियम बना रहे हैं लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है, 12th पास हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उद्देश्य पहले से डिसाइड होता है, यानी प्रबंधकीय कार्य कभी भी निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होते हैं। प्रबंध सर्वदा पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है, और जैसे ही हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, तो हमारे दिशा में क्या मिलती है? गति प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने समझा उद्देश्यपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता। आप देखते हो क्या? आपने नियम बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, तरीके से काम कर रहे हो तो उसको देख पा रहे हो? नहीं, आप उन्हें नहीं देख सकते। यानी कैसी शक्ति हुई है? एक अदृश्य शक्ति हुई, यानी प्रबंध को आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो कि हमने उसी के अनुसार काम किया है। यानी प्रबंध एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, किंतु उसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। यानी आप जो प्रयास कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट मिला है, उसके आधार पर आप महसूस कर सकते हो कि प्रबंध एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में, और उसी के अकॉर्डिंग हम सभी उपस्थिति का सहज अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक, मैंने प्रबंध का अर्थ समझाया था, और उस अर्थ समझाते समय ही समझाया था कि प्रबंध सभी जगह पर लागू होता है,
ऐसा नहीं है कि प्रबंध किसी एक स्थान के लिए बना है कि अलवर में ही प्रबंध बनेगा या राजस्थान में ही बनेगा या केवल आदित्य के लिए ही प्रबंध का निर्माण किया गया है। नहीं, सभी संस्थान पर, सभी संगठनों पर, चाहे वो संगठन छोटा हो चाहे वो संगठन बड़ा हो, चाहे गैर व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक जैसे कोई धार्मिक स्थान हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, बड़ी बड़ी जब धार्मिक संस्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, तो उसमें भी एक मैनेजमेंट होता है कि इधर से आपको एंट्री लेनी है मंदिर में, इधर से एग्जिस्ट करना है। तो यानी सभी जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। ये किसी एक संगठन के लिए या मैं कहूँ केवल व्यावसायिक संगठन के लिए नहीं बनाया गया है, ये सभी गैर व्यावसायिक और व्यावसायिक सभी संगठनों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रबंध मानवीय प्रयासों पर आधारित है। यानी पॉइंट बनाया था मैनेजमेंटी, अंतर समझा था हमने। मैनेज का मतलब मैनेज करना, MEN आया था, मैन किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी व्यक्ति कौन है, एक मानव, यानी प्रबंध केवल मनुष्य के द्वारा ही किया जा सकता है, ये किसी जानवरों के द्वारा या मशीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रबंध को मानवीय क्रियाएं अथवा मानवीय प्रयासों पर आधारित भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी संस्था के पास उपलब्ध संसाधन, जितने भी समस्त संसाधन हैं, उनमें से मानव संसाधन ही एकमात्र ऐसा सजीव संसाधन है जिसके माध्यम से संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग करके लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है। तो आज हमने प्रबंध की विशेषताओं में 6 पॉइंट पढ़े। गतिशील है, यानी परिवेश के अकॉर्डिंग परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या किया जा सकता है, कैसी है ये, कंटिन्यू चलती रहती है। एक लक्ष्य प्राप्त होने पर, एक कार्य पूरा होने पर दोबारा से दूसरे लक्ष्य और कार्य के लिए प्रबंध का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण है, कोई निश्चित उद्देश्य होता है और उसी की प्राप्ति के लिए हमें प्रबंध का निर्माण करना पड़ता है। एक अदृश्य शक्ति है, यानी जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जब हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक अदृश्य शक्ति है, केवल महसूस कर सकते हैं। सार्वभौमिक है, सभी संगठनों में है, पाई जाती है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो गैर व्यावसायिक हो। नेक्स्ट, मानवीय प्रयासों पर आधारित है, यानी मनुष्य के द्वारा ही संभव है और कोई अन्य व्यक्ति, मशीन या निर्जीव व्यक्तियों के द्वारा संभव नहीं है। व्यक्ति नहीं, सॉरी, निर्जीव प्राणियों के द्वारा संभव नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की विशेषताएं और लक्षण देखेंगे। अभी हमारी प्रबंध की विशेषताएं और लक्षण कंप्लीट नहीं हुए। थैंक यू।